Bismillahirrahmanirrahim. Petari, today we are going to discuss the review of the AS physics whole syllabus. अच्छा, सबसे पहले जो चीज आपने याद करनी है वो प्रीफिक्स और प्रीफिक्सेस में याद करना है कि हर प्रीफिक्स का 10 की पावर कितनी, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और उसमें अगर हमें यूनिट्स को कन्वर्ट करना है, लेट्स से हमारे पास एक वैल्यू गिवन है 151 मिलियन किलोमीटर। दिस इज अ डिस्टेंस बिटवीन द, हमने कन्वर्ट करना है माइक्रो में। तो पहले कि जो क्वांटिटी में पहले गिवन है प्रीफिक्स, उसकी जगह उनकी पावर रख देनी है। मिलियन का मतलब 10 रेज़ टू पावर 6 होता है, किलो का मतलब 10 रेज़ टू पावर 3। और फिर उसके बाद जिसमें आपने कन्वर्ट करना है उसको, मिलियन का मतलब 10 रेज़ टू पावर 6, किलो का मतलब 10 रेज़ टू पावर 3 है। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है माइक्रो में, तो जिसमें कन्वर्ट करना है ना, माइक्रो का मतलब 10 रेज़ टू पावर 5, उसी से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना, उसी से आपने डिवाइड भी। रिक्वायर्ड है, उसको आपने कुछ नहीं करना। यानी टेनिस माइनस माइक्रोमीटर को ऐसे लिखना और बाकी सबको आपने सिंप्लीफाई करना, राइट। सिमिलरली बेटा, अगर आपके पास 150, आपने इसे टेरामीटर में, तो इस सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये होता है कि जो पहले से मौजूद है आपके पास, उनकी जगह उनकी वैल्यू, राइट। यानी मिलियन का मतलब 10 पावर 6, किलो का मतलब 10 पावर, टेरा में चाहिए तो टेरा आपको याद होना चाहिए कितनी पावर है। टेरा 10 पावर 10, और जो रिक्वायर्ड होता है ना उसे अब आपने पूछा, और बाकी सब पावर्स को सिंप्लीफाई, राइट। इसके अलावा एक ये रूल कभी नहीं चेंज होगा, एक छोटी इक्वेशन है कि बड़ी को स्मॉल से कन्वर्ट तो मल्टीप्लाई, और जो छोटी यूनिट को बड़ी में करना है तो जो उनमें डिफरेंस उसमें डिवाइड। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये मेथड याद है। अच्छा, एक यूजुअल सी कन्वर्जन आपकी प्रैक्टिस, कि कभी हमारे पास लिखा हो ना 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर सिर्फ मीटर के ऊपर लिखा है, लेकिन वो सेंटी का भी होता है। सेंटी मतलब 10 रेज़ टू पावर माइनस उसका स्क्वायर भी हो, उसका भी स्क्वायर हो, राइट। क्लियर। ये O2 में ज्यादा आती है। सिमिलरली 50 मिलीमीटर क्यूब है, तो क्यूब मिलीमीटर का भी है तो मिली का भी, यानी 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 का क्यूब भी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक क्वांटिटी लिखी हुई है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर। अच्छा, अब आप इस ग्राम को केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इस पूरी क्वांटिटी। तो केजी का मतलब किलो, तो 10 रेज़ टू पावर 3 या 1000 से मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे, राइट। अब ये -3 था ना, तो इसका मतलब ओवर में था सेंटीमीटर क्यूब, तो उस सेंटी की जगह रखेंगे -2 क्यूब, उसका भी होगा, बाकी बचेगा मीटर क्यूब। ये मैंने क्या किया बेटा, वो जो पर सेंटीमीटर क्यूब था ओवर में -3 था, तो मैं ओवर में ले गया, सेंटी की जगह 10 पावर -2 क्यूब उसका भी। तो अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, लेकिन इसको आपने कुछ नहीं करना क्योंकि 10 किलो चाहिए, 10 पावर 3 किलो कहते हैं, तो ये बन जाएगा केजी, और यू विल बी लेफ्ट विद मीटर क्यूब। तो बाकी जितनी भी आपके पास वैल्यूज हैं, आपने उनको सिंप्लीफाई कर लेना, जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया, राइट बेटा जी।
सो दिस वाज कन्वर्जन। दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है वो ये कि कोई भी आपको फॉर्मूला जो सा है वो कभी चेक करना है आपने कि वो फॉर्मूला वैलिड है या नहीं। तो उसकी दोनों साइड की जो बेस यूनिट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो उनमें कुछ चीजें जो मैं आपको याद चाहूंगा कि वो याद कर लो, वो आपको इतनी हेल्प करेंगी। एक न्यूटन है, न्यूटन की बेस यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जाउल याद कर लो, एनर्जी, वर्क, हर किस्म की एनर्जी। ठीक है, तो उसकी जो यूनिट होगी वो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। वॉट की अगर याद कर लो तो ठीक, नहीं तो ये दो जरूर याद करो। तो आप अगर यूनिट रखेंगे, जैसे पावर का आ गया तो पावर होता है वर्क ओवर टाइम, वर्क जाउल है तो जाउल की जगह डायरेक्ट रख दें केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाली वैल्यू सेकंड से डिवाइड कर दें। और दूसरी तरफ फोर्स की न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड और स्पीड की मीटर पर सेकंड। यानी आपको किसी चीज की बेस यूनिट रखनी है तो उसका बेसिक फॉर्मूला अगर आपको आता है तो वो बेसिक फॉर्मूले में क्वांटिटीज की बेस यूनिट पुट करते हैं। और बेस यूनिट सिर्फ सात ही है, सिर्फ ये। इनके अलावा कूलम हो गया, वो बेस यूनिट नहीं है। तो कूलम कभी आ जाए तो उसके लिए आपने, जैसे ये एग्जांपल है, तो कूलम चार्ज आ जाए तो अम्पेयर इंटू सेकेंड, यहाँ से आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो आपने वो वैल्यू से बेस क्वांटिटीज में कन्वर्ट करके लिखी। राइट बेटा जी, क्लियर। तो बेस क्वांटिटीज 7 है, वो याद रखनी। इसके अलावा ना, अगर आपको किसी भी क्वांटिटी में वो एक फॉर्मूला है और उसमें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी की वो कह रहा है कि आपने बेस यूनिट फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आपने उसको सब्जेक्ट बना लेना। लेट मी शो यू। एक बच्चा कोई आ जाता है ना, उसको एंटर करने की वजह से डिबेट करना पड़ता है। ओके बेटा, लेट्स से कि आपको कोई फॉर्मूला गिवन है और उसकी आपने बेस यूनिट बतानी है, जैसे रेजिस्टिविटी, तो आपने उसे सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, हाँ ना। एक तो मैंने आपको याद करने के लिए कहा कि आपने याद रख लेनी है बेस यूनिट्स जो आपको हेल्प करेंगी, न्यूटन जाउल की। तो उससे कभी वो, जैसे ये रेजिस्टिविटी एग्जांपल आ गई, तो रेजिस्टिविटी को अगर सब्जेक्ट बना लें तो आर एरिया लेंथ, आर रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट कैसे फाइंड करेंगे? तो हमने पहले वोल्टेज की फाइंड कर, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज का फॉर्मूला वर्क ओवर चार्ज। तो अभी मैंने बताया ना, वर्क की आपने जाउल की याद रख लेनी है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और चार्ज के लिए आई टी एम्पेयर इंटू सेकेंड। तो इससे हमारे पास वी आ जाएगा, और फिर वी इज इक्वल टू आई आर थे हम आर की बना सकते हैं कि वोल्टेज की जो हमने यहाँ से निकाली है यूनिट, और करंट एम्पेयर उसकी एम्पेयर होती है, तो वो रख देंगे। यू कैन फाइंड आर, और फिर आप ये भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, लेंथ की मीटर और एरिया के मीटर। तो आपने ये वाली जो बेस यूनिट जो मैंने कही है वो अगर आप याद कर लो, दैट विल बी वेरी हेल्प। ठीक है बेटा। और कोई भी फॉर्मूला अगर वो वैलिड होगा तो उसकी दोनों साइड की बेस यूनिट्स सेम होंगी। तो कभी कभी उनमें हमने कोई चीज फाइंड करनी होगी तो आपने बेसिक नहीं मिस कर कि दोनों साइड की बेस यूनिट्स को इक्वल करेंगे, तो फिर आप इक्वालिटी या कभी साइमल्टेनियसली सोल्व करके यू कैन फाइंड दैट अननोन नंबर। जो एग्जांपल एक तो आपके सामने ये पास पेपर में से एज इट इज है। राइट बेटा जी। और एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ये पास पेपर का एक क्वेश्चन है कि आपको ये कह देते हैं कि यहाँ पी और क्यू की आपने यूनिट्स फाइंड करनी है और ये फॉर्मूला वैलिड है। तो वैलिड फॉर्मूले का मतलब यूनिट सेम होगी। दूसरा, इसमें यहाँ पहले पी की वैल्यू फाइंड, यूनिट फाइंड करनी है। तो देखिए, जो भी आपस में प्लस माइनस हो रही है वो वही क्वांटिटीज है जो सेम यूनिट की हो। तो अगर यहाँ थ्री नंबर की तो कोई यूनिट नहीं होती, तो बेटा इसलिए आपने, इसकी कोई यूनिट नहीं है तो इसका मतलब पी ओवर ए स्क्वायर जो उसमें ऐड हो रहा है उसकी भी कोई यूनिट नहीं हो। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि इसकी कोई यूनिट ना हो? इसका मतलब कि जो ए की स्क्वायर की यूनिट होगी, पी की भी वही यूनिट है जो आपस में कैंसल आउट हो रही होंगी। तो वो कैसे कैंसल आउट हो रही होंगी बेटा? सोल्यूशन के उसने ये बताया कि इसमें ए लेंथ है,
इसका मतलब अगर ए की लेंथ है तो उसकी यूनिट मीटर होगी, ए का स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, तो इसमें पी की यूनिट भी मीटर स्क्वायर ही होगी, ताकि कैंसिल हो, जो कोई यूनिट ना बचे। तो दिस टेल्स के पी की यूनिट मीटर स्क्वायर होगी। राइट बेटा। फिर इसके बाद अगर हमने क्यू की यूनिट फाइंड कर, तो हमें ये पता चल गया कि इस पोर्शन की कोई यूनिट नहीं है, तो हम इसको यूनिट को इसमें से रिमूव कर देंगे कि इस पूरे पार्ट की कोई यूनिट नहीं है, तो सिर्फ इस हिस्से में लेंथ बचेगा, उसकी यूनिट मीटर है, टाइम की यूनिट सेकंड स्क्वायर है, और एंगल की कोई यूनिट नहीं होती, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। क्यू हमें चाहिए तो ये सेकंड स्क्वायर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब बेटा इसमें एक बात याद रखना है कि जब भी हमने ये होमोजेनिटी, नंबर की कोई यूनिट्स नहीं होती, उसको इन्वॉल्व नहीं करना। लाइक हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो इसमें हमने टू की जगह कोई यूनिट नहीं रखनी है, इन्वॉल्व नहीं होती होमोजेनिटी। राइट। कहीं पाई इन्वॉल्व है तो उसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। जैसे ये फॉर्मूला में 2 पाई था, तो जब हम बेस यूनिट रख रहे होते हैं तो नंबर और पाई, ये भी नंबर ही है, कॉन्स्टेंट, उनकी जगह जो यूनिट है वो क्वांटिटीज की होती है, नंबर की होती है, उनकी जगह आपने कुछ भी नहीं रखा। राइट बेटा जी। क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो नेक्स्ट है, वैसे तो वेक्टर आना चाहिए बेटा। सीआरओ, सीआरओ में ना आप को यूजुअली क्या होता है कि वोल्टेज और टाइम ग्राफ होता है, वोल्टेज वाई एक्सिस पर, टाइम एक्स एक्सिस पर। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक हम पहले से सपोज करते हैं कि एक स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो एक्स एक्सिस पर एक स्क्वायर की जो वैल्यू हम सजेस्ट करते हैं टाइम ही होता है, इसलिए उसे टाइम बेस्ड सेटिंग कहते हैं, एक्स सेटिंग या टाइम बेस्ड सेटिंग। राइट। वो हम अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं सीआरओ में। अगर सीआरओ की पिक्चर देखें तो ये होती है सिर्फ सीआरओ, और ये जो घुमाने वाले बटन है, इनसे हम सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी। तो एक एक्स एक्सिस की सेटिंग है और वाई एक्सिस की सेटिंग में वोल्टेज है। तो अगर एक एक्स एक्सिस की सेटिंग 2 मिली सेकेंड है, तो फिर दो बॉक्सेस, दो डिवीजन का मतलब 1 सेंटीमीटर को डिवीजन भी कहते हैं, वो 4 होगी। यानी सिंपल सी बात है कि जो भी सेटिंग है, टाइम बेस्ड सेटिंग, करना है हमने टाइम मेजर, उनके दरमियान हॉरिजॉन्टल डिवीजन बॉक्सेस या सेंटीमीटर्स कितने हैं, उससे एक बॉक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले में गौर करें तो ये 3 चीजें, टाइम मेजर करना है, हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवीजन, और टाइम बेस्ड सेटिंग। इनमें कभी 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 कोई एक चीज मिस होगी, बाकी दो गिवन है, यानी टाइम हमने फाइंड करना, कभी टाइम दे देगा और टाइम बेस्ड सेटिंग आपको फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ डिवीजन पता होंगे और टाइम पता हो, तो ये उसको चेंज करके दे देता है। यानी कभी कभी वो फ्रीक्वेंसी दे देगा, तो फ्रीक्वेंसी से आप 1 ओवर करके टाइम पीरियड निकालेंगे, और फिर टाइम पीरियड से टाइम की जगह रखेंगे वैल्यू, वो नंबर ऑफ डिवीजन से आप टाइम बेस्ड सेटिंग फाइंड कर लेंगे। ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस जितने हैं, तो उल्टा क्वेश्चन पूछ लेंगे। वाई एक्सिस पर वोल्टेज होता है, यूजुअली वो हमारे बोर्ड डिस्कशन में नहीं आता, लेकिन बाहर कि उसमें अगर एक बॉक्स की वैल्यू 5 वोल्ट ले लेते हैं, तो 2 बॉक्स की वैल्यू विल बी 10 वोल्ट, 3 बॉक्स की वैल्यू 15 वोल्ट होगी। तो यानी सिंपल लॉजिक वही है कि जो वोल्टेज होगा वो कोई भी वर्टिकल पॉइंट्स के दरमियान, तो हमने काउंट करने कितने वर्टिकल डिवीजन है, उसे एक वोल्टेज की वैल्यू, जिसे वी गेन भी, वोल्टेज गेन भी कहते हैं, वाई सेटिंग भी कहते हैं, वोल्टेज सेटिंग भी कहते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूला वही है, सिंपल। राइट बेटा जी। सीआरओ में वेक्टर क्वांटिटीज में आ जाते हैं सबसे पहले वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर का So I कंपोनेंट जो understood होता है ना, जी बेटा। सरोज, सरोज if एनी क्वेश्चन? if a question, yes sir, if a question says that if it gives, for example, a CRO reading that has two pulses some distance apart यस। and like some time apart, and the pulses are going up ओके, and down लेट मी शो यू। in two boxes. ओके, so suppose we are having a signal like that. This is a signal which was sent, and
This is the signal which is received. This was the sent signal, and this is the right. They ask Yes, how sir. long it the sound or it takes. So beta CRO will only give us the information about time. We have to see how many boxes are there between these two peaks. Like from this to this. 1, 2, 3, 4, and 5. 5 divisions. Now we should maybe given the uh, time setting. Or sometime time will be told and setting will be asked. So beta formula is there. If you are given time based setting 2 milliseconds, you will multiply this by 5. Number of gain here are 5, right? Multiply by time based setting, this will tell you the time, right? Clear? Or sometime or time based setting पूछे the time will be told and number of division you know 5 time based setting पूछे. और sometime इस question में ये कह सकता है कि what can be the speed, आपको distance दे देता है. तो ये याद रखो sent और receive signal में formula जो आपने use करना है ना, the distance covered twice, you will use this formula. 2d over t. Can you remember? कि this time में signal send किया है और receive का मतलब वो reflect होकर वापस भी आया. The distance will be covered twice. तो speed अगर involve है तो then this formula you have to use. Can you keep this in mind? Yes, sir. Okay. Now बेटा जी vectors में आ जाते हैं. बेटा 9 quantities हैं vector की. अगर वो आप याद रख लो तो ये है 9 quantities. ऐसे less than force, weight, field strength, area, moment, and momentum. बेटा these are the only vector quantities in your syllabus. बाकी सारी scalars हैं. ये याद करो, right? अच्छा बेटा जी. Now coming to the vectors. Vectors में पहला point जो I would like to discuss वो component है. वो ये है कि आपको अगर एक वेक्टर गिवन है, कोई भी एक वेक्टर u और एंगल गिवन है, तो पहला कंपोनेंट हमेशा एंगल के साथ है. तो मैं ये आपके लिए रीड्रॉ कर रहा हूं कि इफ यू आर गिवन अ वेक्टर, कोई भी ये ए वेक्टर है एंड इज मेकिंग सम एंगल थीटा, तो आपने इसके जो कंपोनेंट बनाने कैसा, पहला कंपोनेंट एंगल के एडजेसेंट होगा और दूसरा कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होगा 90 के एडजेसेंट नहीं है, वो होगा ओरिजिनल टाइम्स साइन, राइट. अच्छा, अगर लेट्स से वी आर गिवन अ वेक्टर लाइक दैट, ये एक वेक्टर बी है एंड इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा हियर, तो पहला कंपोनेंट एंगल के एडजेसेंट होगा, दूसरा कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के साथ 90 डिग्री पर होगा और इस तरह से कि ओरिजिन दोनों के बीच में जो एंगल के एडजेसेंट होगा दैट विल बी ऑलवेज ओरिजिनल टाइम कोस थीटा और दूसरा ओरिजिनल टाइम साइन. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी आपको वो वेक्टर दे दे ऐसे, हियर इज अ वेक्टर और ये वेक्टर एंड हो रहा है, जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है वो उसकी टेल होती है, जहां वो एंड हो रहा है वो इसकी हेड होता है. आपको एंगल यहां दे दे तो बेटा आपने कभी भी यहां कंपोनेंट नहीं बना, या तो आप इस थीटा का ऑल्टरनेट यहां ड्रॉ करें, यहां नहीं बनाने कंपोनेंट, तो फिर आपने आपने एंगल को टेल पे ले जाना है. हेड पे अगर एंगल देगा तो आपने कंपोनेंट नहीं बनाने, टेल पे बनाने हैं. और फिर वही लेट्स से ओरिजिनल वेक्टर वाज एफ, तो जो एंगल को टच कर रहा होगा वो एफ कोस थीटा और एफ साइन. तो ये आपने कंपोनेंट बनाते हुए बात याद रखें. कुछ कंपोनेंट है बेटा जो आई वुड लाइक यू टू रिमेंबर एनी, और वो क्या है कि अगर आपके पास एक मैस है इंक्लाइन सरफेस पर, ठीक है, और सरफेस का जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा है, तो जो कंपोनेंट फोर्स उसे नीचे लेकर आ रही है वो एम जी साइन थीटा होगी. ये याद कर लो.
और उसका जो के लिए हमारे पास 3 मेथड है। एक है पैरेललोग्राम रूल, एक हमारे पास हेड टू टेल रूल है, और एक है यूजिंग कंपोनेंट। तो बेटा ये 3 मेथड ना आपने ज़हन में रख कि जब भी आपको वेक्टर्स गिवन है तो वेक्टर डायग्राम जब कहेगा ना कि वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करो तो पैरेललोग्राम या हेड टू टेल रूल करें। तो पैरेललोग्राम में आपको पहले वेक्टर गिवन होंगे तो आपने स्केल रखनी है। बेटा स्केल सबसे बेस्ट होती है 1, 2 और 5 वाली, यानी कि 1, 2 और 5 में से एक नंबर यूज हो, कभी कभी 4। अगर वैल्यू बहुत छोटी तो इसी को 0.1, 0.2 इस तरह स्केल रखेंगे। हंड्रेड है, इन्हीं के साथ 100 लगाने हैं, जीरोस लगा दें। ये सबसे बेस्ट स्केल है। पैरेललोग्राम मेथड में ये होता है कि दोनों फोर्सेस को एक ही पॉइंट से स्टार्ट करना होता है, और फिर आपने जो भी आपकी साइड्स हैं उनके पैरेलल, जहां जैसे ये आपकी फोर्स 1 है 6 और ये फोर्स 2, तो जहां फोर्स 2 खत्म होगी उसमें उसके एंड पर आपने फोर्स 1 के पैरेलल बिल्कुल फोर्स ड्रॉ की थी उतनी कंपास ओपन करके ना, तो सेकंड की टिप पर रखकर आपने उतनी एक ना आर्क ड्रॉ कर लेनी। तो नॉर्मली ज्वाइन करिए, ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगी। ठीक है, फिर उसको आपने जिस स्केल से पोस्ट किया था उससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल टेल यू द एक्चुअल आंसर। हेड टू टेल रूल में ये होता है कि जहां पहली फोर्स एंड होती है दूसरी फोर्स वहां से स्टार्ट हो। आपकी चॉइस है, दूसरी को पहले ड्रॉ कर लो या फर्स्ट को उसके बाद ड्रॉ कर लो। बस स्टार्टिंग पॉइंट को जहां भी आपकी आखिरी फोर्स आई है वहां ज्वाइन करेंगे रिजल्टेंट। ये हेड टू टेल रूल है। हेड टू टेल रूल में खूबी है कि आपके पास बहुत ज्यादा वेक्टर्स भी हैं। बस आप एक वेक्टर, आप 10 भी हैं तो एट वन टाइम आप उनका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हो। हेड टू टेल रूल में एक वक्त में सिर्फ 2 वेक्टर को ऐड कर सकते हो, राइट। तो बस आपने हेड टू टेल रूल में क्या करना है कि पैरेललोग्राम रूल में सिर्फ एक वक्त में 2 को ऐड कर सकते हो। हेड टू टेल रूल में आप कोई भी नंबर ऑफ वेक्टर आप उसे ऐड कर सकते हो। बस कहा जहां पहला एंड होगा दूसरा वहां से स्टार्ट, दूसरा एंड होगा थर्ड वहां से स्टार्ट, फोर्थ, और स्टार्टिंग पॉइंट को आखिरी से मिलाओ, दैट विल गिव यू रिजल्टेंट। राइट बेटा, आप उनका ऑर्डर कोई भी चेंज कर दो कि आप ए बी सी डी ड्रॉ किया था एक ऑर्डर में, अगर आप ऑर्डर चेंज कर दिया जैसे मैंने यहाँ, लेकिन रिजल्टेंट भी स्टे द सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट बेटा जी। और वेक्टर्स में खूबी अगर ऐसा हो कि हेड टू टेल रूल ज्वाइन करने पर जहां से आप स्टार्ट हुए थे सब फोर्सेस वही एंड हो रही है, तो याद रखना उनका रिजल्टेंट 0। क्लियर। अच्छा, 2 मेथड है पैरेललोग्राम वेक्टर डायग्राम के, वो है पैरेललोग्राम रूल और एक हेड टू टेल। एक तीसरा मेथड होता है रिजल्टेंट फाइंड करने का, वो ये होता है वो यूजिंग कंपोनेंट। अगर आपको रिजल्टेंट फाइंड करने को कहे कि रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करें और वेक्टर डायग्राम यूज करने को ना कहे, तो आई वुड स्टेट कि आप ये यूज करें यूजिंग कंपोनेंट। वो क्या कि जितनी भी फोर्सेस हैं, लाइक यहाँ पर फोर्स F1, F2 और एक फोर्स F3, आप उनको उनके कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दें। जो मैंने F1 के कंपोनेंट बनाए, F1 cos थीटा 1, F1 sin थीटा 1, F2 खुद ही वर्टिकल कंपोनेंट ही था, उसको ऐसे रहने दिया। F3 के भी कंपोनेंट बना लिए, F3 cos थीटा और F3 sin थीटा 3। बेटा
आपने उन सब के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड करना है, तो रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। सबके वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड करने हैं। बस ऐड करते हुए ध्यान में रखना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में राइट वाले सारे पॉजिटिव हैं, कोई लेफ्ट में है जैसे ये, तो वो नेगेटिव में ले। वर्टिकल कंपोनेंट में जो ऊपर है वो पॉजिटिव है, जो नीचे होगा जैसे ये नीचे S3 sin थीटा वो नेगेटिव में ले लें। तो सबके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड कर रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। सबके वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड कंपोनेंट्स को ऐड करोगे वर्टिकल का रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट। और बेटा किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स पता है तो कंपोनेंट्स के स्क्वायर को प्लस करके स्क्वायर रूट ले लें, ये आपको रिजल्टेंट ओरिजिनल आ जाए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स अगर आपको पता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के स्क्वायर लें, वर्टिकल कंपोनेंट का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो व्हाट विल हैपन, तो जो आपके पास ना रिजल्टेंट आ जाए। राइट बेटा जी, क्लियर? तो अब मुझे ये साउंड बंद करनी पड़ी कि सेफगार्ड के जरासीम जो उनसे आ गए बीच में। इसके अलावा बेटा आपको अगर कंपोनेंट पता है, करना चाह रहे हो, एक फॉर्मूला है कि वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो अगर आप एंगल फाइंड करना चाह रहे हो तो टेंजेंट इधर आकर टेंजेंट इनवर्स हो, राइट? लेकिन एक जेन में रखना है, सम टाइम हमें एंगल फाइंड करना होगा हॉरिजॉन्टल से, सम टाइम हमें एंगल फाइंड करना था विद वर्टिकल। अगर हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से एंगल फाइंड करना है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नीचे होगा, वर्टिकल ऊपर। वर्टिकल कंपोनेंट का से एंगल फाइंड करना है तो वर्टिकल कंपोनेंट नीचे होगा, हॉरिजॉन्टल ऊपर। राइट बेटा? और ये बात यहां पर दोबारा भी है, ये जो चीज मैंने बोली है ये नोट करें कि किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स गिवन है, ओरिजिनल फाइंड करना है तो दोनों कंपोनेंट के स्क्वायर के सम को आपने स्क्वायर रूट ले लेना, ओरिजिनल आ जाएगा आपके पास वेक्टर। और tan वाला फॉर्मूला बस याद रखना है, हॉरिजॉन्टल से एंगल फाइंड करना है तो आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नीचे रखना है, वर्टिकल ऊपर। वर्टिकल से एंगल फाइंड करना है, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऊपर रखना पड़ेगा। फिर tan उधर जाकर tan इनवर्स हो जाएगा टू टेल यू करना होता है। तो हम क्या करें कि हमने तो ऐड करना सीखा है, तो उसका मतलब है पहले वाले वेक्टर में दूसरे वेक्टर के नेगेटिव को ऐड कर। और किसी भी वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है, बस उस वो ये है कि जैसे एक ऑब्जेक्ट 0.5 मास केजी था, was moving with some speed 8 मीटर पर सेकेंड, वो एक सरफेस से टिल्ट होकर ऊपर चला जाता है। अब वो कहते हैं और एक्सप्रेशन v माइनस u ओवर टी। अच्छा, टाइम हमें गिवन है, मैच गिवन है, वो क्योंकि यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गई है। अगर आप फाइनल वेलोसिटी की जगह 6 और इसकी जगह u रखें गलत हो जाएगा, ये वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर्स को माइनस करना है ना, तो v माइनस यू आपने वेक्टर मेथड से फाइंड करना है। कैसे? v माइनस यू का मतलब होगा v प्लस माइनस ऑफ यू। तो v आपकी फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है। हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग पहले आपने फाइनल वेलोसिटी जो अपवर्ड थी 6 वो ड्रॉ की, 6 सेंटीमीटर कह रहे हैं आप, राइट? अब v एंड होगा, वहां आपने माइनस यू स्टार्ट करना है, तो u वाज टुवर्ड्स राइट, तो माइनस यू बिल्कुल u के इक्वल होगा लेकिन लेफ्ट की तरफ, तो ये माइनस यू। और ये जो रिजल्टेंट होगा ना, दिस विल टेल यू v माइनस यू, यानी v में आपने माइनस यू को ऐड कर दिया, ये v माइनस, ये रिजल्टेंट v माइनस यू है, ये ध्यान में रखना आप, राइट? और अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दिस विल बी इक्वल टू 10। तो बेटा यहाँ v माइनस यू 10 है, जो कि आपका मैथमेटिकली सिंपल, कभी भी 10 नहीं आना था। ये क्वेश्चन
क्लियर बेटा जी? ओके, मूसा सूफी आप क्वेश्चन भी पूछो, रेज हैंड करो बेटा, व्हाट्सएप पे भेज दें। उसके बाद बेटा जी एरर आ जाता है। एरर जो उसकी होती है वो होता है हमारी मैयड वैल्यू जो हमने मैयर की है और जो एक्चुअल वैल्यू अगर वो डिफरेंट हो जाए तो हम कहते हैं उनमें एरर है, डिफरेंस को कहते हैं एरर। एरर दो तरह की है, अगर इंस्ट्रूमेंट में है तो सिस्टमैटिक है और उसको हम प्लस और माइनस कर लेते हैं या इंस्ट्रूमेंट ही रिप्लेस कर देते हैं। रैंडम एरर जो सा होता है वो उसकी हमारी इनएक्सपीरियंस, इसके अलावा कंडीशन सराउंडिंग में उनकी वजह से आ सकता है। उसको करेक्ट करने का मेथड होता है रिपीट करके एवरेज ले लें या बेस्ट फिट ग्राफ ड्रॉ कर, राइट। अच्छा, अनसर्टेनिटी, हर इंस्ट्रूमेंट में एक कुछ ना कुछ डाउट रहता है, अनसर्टेनिटी कहते हैं। अनसर्टेनिटी इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट डिजिटल है या वो नैरो स्केल है तो उसकी अनसर्टेनिटी उसके लीस्ट काउंट के इक्वल होगी इंस्ट्रूमेंट। हर जीरो कन्वर्ट करें तो जीरो आ जाएगा, राइट। और अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का आपको अगर लीस्ट काउंट नहीं पता तो सबसे आखिरी नंबर की तरह यूजुअली आप वन रखें, बाकी सब नंबर की जगह जीरो रखें, उसका लीस्ट काउंट आ गई, राइट। तो इसके अलावा बेटा जी अनसर्टेनिटी में द नेक्स्ट पॉइंट कि अगर हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिजिटल नहीं है, वो
बेटा आसान, जस्ट गिव मी अ मिनट। जी बेटा जी, कैन यू हियर मी क्लियर? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ Yes, रही sir. है। अच्छा बेटा जी, हमारे पास लेट्स से फॉर्मूला है, तो हमने एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी और ए की जगह वैल्यू रख देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी और ए में से जिसमें कम एसएफ है, हमारे आंसर में भी उतने एसएफ होने चाहिए। यानी जैसे ए में 2 है, तो हमारे आंसर एफ की वैल्यू में भी 2 एसएफ में होनी चाहिए। वन मोर इज आल्सो अलाउड। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ए बी और ए आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड, यहाँ तो वो डिवाइड हो रहे हैं, तो उनकी फ्रैक्शन सर्टेनिटी ऐड ही होगी। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हो तो सिंपल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड, उसका फॉर्मूला ये है। तो बेटा इसमें एफ की वैल्यू तो हमें यहाँ से आ जाएगी, इसको इस फॉर्मूले को सोल्व करेंगे। हमें डेल्टा एफ चाहिए, तो डेल्टा ए और ए, तो बेटा ये शुरू से हम कर रहे हैं कि ये ए है, ये डेल्टा ए, ये बी है और ये डेल्टा बी। तो आपने इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो यहाँ से आप डेल्टा एफ फाइंड कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी में 1 होता है याद, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगा तो तब भी वही होगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी क्वांटिटी की कोई पावर है ना इन्वॉल्व, तो उसकी फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उसकी पावर से मल्टीप्लाई कर, ए की पावर स्क्वायर है तो 2 से। अच्छा, पावर ओवर में माइनस में भी है, मल्टीप्लाई हमने यहाँ पॉजिटिव में ही कर, माइनस में। क्यूब रूट 1/3, ये हमेशा हमने जो भी कैलकुलेशन करनी है अनसर्टेनिटी में, उसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव में भी होगी, नेगेटिव में नहीं रखनी, आपने याद रखना है। और जो मैं बोल रहा हूं और ये अगली एग्जांपल में वो है, ठीक है, कि जब आपकी कोई वैल्यू नेगेटिव में भी है, लाइक ये मैंने ए में बताया भी ये नेगेटिव है, लेकिन जब हमने अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट करनी है, ये फॉर्मूला आई, और उस आई में अनसर्टेनिटी डेल्टा आई फाइंड करनी है, तो कोई भी चीज अनसर्टेनिटी फाइंड करते वक्त नो डाउट ए वाज नेगेटिव, लेकिन हमने वो नेगेटिव में नहीं रखा। अनसर्टेनिटी को इसके अंदर एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड जो नेगेटिव नहीं होती, राइट बेटा जी, क्लियर? इसके अलावा कहीं अगर हमें समझ नहीं आ रही अनसर्टेनिटी किसी फॉर्मूले में से कैसे निकालेंगे, तो एक यूनिवर्सल मेथड होता है, वो होता है कि फॉर्मूले सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू में से उसकी मिनिमम वैल्यू को माइनस करें, से कहते हैं रेंज, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और उस रेंज को 2 से डिवाइड कर दें, यानी हाफ ऑफ द रेंज, राइट बेटा? तो ये फॉर्मूला हर जगह पर अप्लाई हो जाता है। लेकिन यहाँ एक मजे की चीज है, लाइक हमारे पास एक फॉर्मूला था, इसमें लोग को भूल जाएगी क्योंकि एएस में लोगरिथम नहीं आता, ए2 के लिए ये अप्लाई हो, मैंने एग्जांपल पढ़ा बताई थी आपको कि यस। चलो ये एग्जांपल, डेंसिटी के अनसर्टेनिटी फाइंड, तो मास और वॉल्यूम के पास, तो एक तो हमें मेथड पता है ना कि हमने क्या करना है, इन दोनों की फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी को ऐड कर देना, मास और वॉल्यूम। एक ये मेथड मैक्सिमम माइनस मिनिमम वाला लगा कि अगर डेंसिटी की अनसर्टेनिटी हम इस मेथड से करना चाह रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेंसिटी, अच्छा, में से उसकी मिनिमम वैल्यू को माइनस करता है। अच्छा, डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? डेंसिटी का फॉर्मूला मास ओवर वॉल्यूम है ना, तो ऊपर वाले के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, नीचे वाले के साथ इनवर्स। तो आप मास की मैक्सिमम वैल्यू, यानी ये जो अनसर्टेनिटी प्लस भी हो रही है माइनस भी, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए ऊपर वाले की मैक्सिमम लेंगे, नीचे वाले की मिनिमम, क्योंकि नीचे से इनवर्स रिलेशन है, तो ओवरऑल दिस विल गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट। वो कैसे कि मास में इसको 0.2 को उसकी अनसर्टेनिटी को ऐड कर देंगे, लेकिन वॉल्यूम में से उसकी अनसर्टेनिटी को माइनस। और मिनिमम वैल्यू के लिए ऊपर वाली को मिनिमम, डेंसिटी मिनिमम चाहिए ना, ऊपर वाले से डायरेक्ट मास मिनिमम लेंगे, यानी उसकी अनसर्टेनिटी माइनस करेंगे, और वॉल्यूम में इसकी अनसर्टेनिटी ऐड कर देंगे 0.1। तो ये मैक्सिमम माइनस मिनिमम
overall divided by 2 can give you the uncertainty. Right बेटा? Clear? तो अनसर्टेनिटी के ये वाले पॉइंट, ये क्वेश्चन जो है स्पेशली कुछ बच्चों ने मुझे जो रिसेंट टेस्ट दिए थे उनमें ये नहीं सोल्व किया था बेटा, दैट इज ये लाजमी आएगा, ये तो पक्का आएगा आपको एग्जाम। राइट बेटा जी? क्लियर? अच्छा जी, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, काइनेमैटिक्स में। काइनेमैटिक्स में सबसे पहले जो आई वुड लाइक टू डिस्कस वो एक्सेलरेशन है। डेफिनेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन की टाइप्स हैं बेटा। वो आपसे कभी पूछता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, कौन सा है, इंक्रीजिंग, डिसेलरेशन, डिक्रीजिंग। तो बेटा एक बात याद रखें कि जैसे वेलोसिटी नेचर होगी वही एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी में चेंज इक्वल आ रहा है तो दैट विल बी यूनिफॉर्म। वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग डिसेलरेशन। इसमें इंक्रीजिंग डिसेलरेशन और डिक्रीजिंग डिसेलरेशन को आप प्लीज देख लें, इवन डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यानी जैसा वेलोसिटी में चेंज देखें ना आप, ये एग्जांपल ई को देखिए, वेलोसिटी हो रही है, ये वेलोसिटी गिवन है तो ये एक्सेलरेशन है, लेकिन आप देखिए उसमें जो चेंज आ रहा है वो कम हो रहा है, तो चेंज डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। अच्छा आप एग्जांपल डी को देखिए, ये वेलोसिटी कम हो रही है, डिसेलरेशन, लेकिन उसमें चेंज देखें, पहले एक था दो, चेंज इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग डिसेलरेशन। ये डेफिनेशन भी है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म डिसेलरेशन की एग्जांपल क्या है? इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज सेम, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल्स ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन यानी जैसा वेलोसिटी में चेंज है वैसा एक्सेलरेशन है। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन क्या होगा? इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अच्छा डिसेलरेशन में बस ये बाकी कोई, यानी डिसेलरेशन क्या होगा? इफ डिक्रीज इन वेलोसिटी इंक्रीजिंग इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बस डिसेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी की जगह डिक्रीज इन वेलोसिटी लगा दें, बाकी सब में वही। राइट? फिर आ जाती है इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने एक बात याद रखनी है कि ये आपके पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन इसकी एक से ज्यादा फॉर्म। सेकंड में सेकंड दो फॉर्म है, एक और फॉर्म होती है फाइनल वेलोसिटी गिवन तो dt माइनस हाफ एटी, बस फर्क है कि ut होगा तो प्लस है माइनस। और थर्ड इक्वेशन, अच्छा ये एक इक्वेशन है भी बना लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय। अच्छा अब ये सब इक्वेशन की एक कंडीशन है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसलिए इनको इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, तभी अप्लाई होती है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सब क्वांटिटीज वेक्टर है। जब हम एज वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं हमने डायरेक्शंस को ध्यान में रखते हैं। डायरेक्शन का मतलब प्लस और माइनस। उसकी एक एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 6 है। हेलीकॉप्टर जो ऊपर की तरफ जा रहा था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है, हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था विद स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड, वो वहां से बैग ड्रॉप करता है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 120 मीटर, और वो नीचे आने में कितना टाइम लेगा? तो बेटा आपने फॉर्मूला जो सा है वो इस पे टाइम के लिए निकालना है, और आपको डिस्टेंस गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम। अच्छा ये एस डिस्प्लेसमेंट है, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी 8, टाइम फाइंड करना है, जो फाइंड करना है एज इट रहेगा। एक्सेलरेशन कोई भी चीज राइज या फॉल कर रही है 9 पॉइंट, फॉल कर रही है या राइज कर रही है तो 9.8। अच्छा अब इसमें आपने एज वेक्टर लेंगे तो ये क्वेश्चन ठीक होगा, ऐसे करेंगे आंसर ठीक नहीं आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो कवर करना है वो डाउनवर्ड करना है, और इनिशियल वेलोसिटी वाज अपवर्ड, और एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो हम यूजुअली अपवर्ड को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं। तो बेटा अब आपका आंसर जो आएगा वो ठीक आएगा। तो इन उनको आपने एज वेक्टर लेना है, ये याद रखें। और अगर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कोई ऐसी मूवमेंट है जिसमें एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, ये एक
ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं और वो नीचे भी आता है, ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन हम यूजुअली ये ले लेते हैं क्योंकि स्पीड स्लो हो रही होती है तो नेगेटिव में वैल्यू पुट कर लेते हैं क्योंकि ये डिसेलरेशन होता है नीचे आते हुए पॉजिटिव। तो आपने ऊपर वाली मूवमेंट के लिए अलग फॉर्मूला सोल्व करना है, नीचे वाले के लिए अलग करना है। दोनों मूवमेंट का एक फॉर्मूला नहीं, क्योंकि दोनों में एक्सेलरेशन चेंज हो गया, राइट। ये बात आपने ज़हन में रखी। फिर आ जाता है ग्राफ। बेटा ग्राफ में एक चीज बार बार बताई है, वो ये कि दो क्वांटिटीज को डिवाइड करके जो फॉर्मूला में आता है ग्राफ में, वो ग्रेडियंट से आएगा। यानी ए और बी क्वांटिटी का ग्राफ है, तो हर वो क्वांटिटी जो ए को बी से डिवाइड करके आएगी वो उनके ग्रेडियंट से आएगी। ग्रेडियंट स्टीपनेस को कहते हैं। स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट यूनिफॉर्म होता है, और जो इन दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके आएगा फॉर्मूले से ग्राफ में, वो एरिया अंडर द ग्राफ से आएगा। तो ये ग्राफ आपने रखने के ग्राफ वाला क्वेश्चन हर मतलब एग्जाम में आ जाता है, ऑलमोस्ट एवरी सेकंड टाइम ये जरूर आता है। तो वो ग्राफ पी टाइम ग्राफ भी हो सकता है, वेलोसिटी टाइम भी, मोमेंटम टाइम ग्राफ भी हो जाता है। तो आपने उसको मोमेंटम टाइम ग्राफ में, जैसे स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी को, चेंज इन वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड कर दोगे तो वो एक्सेलरेशन आता है। इस तरह चेंज इन मोमेंटम है, उसका जो ग्रेडियंट होगा वो फोर्स होगा मोमेंटम टाइम ग्राफ पे, राइट। ये फॉर्मूले से आपने याद रखना है कि जो डिवाइड करके आएगा ग्रेडियंट से। क्लियर बेटा जी। तो ये ग्राफ हमने डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर ग्राफ में कोई प्रॉब्लम कोई आप करना चाह रहे हो, ये मैंने एक ही सिचुएशन के जो 6 ग्राफ हैं ये ड्रॉ किए थे कि कोई चीज भी राइज ऊपर जाकर फेंकते हैं, फिर वो बाउंस करती है, कोई बॉल हो गया, तो उसके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये है, स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये, डिस्टेंस बस नीचे नहीं आएगा। और स्पीड भी स्केलर, स्केलर क्वांटिटी में वो नेगेटिव साइड में नहीं जाती, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं, तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव में भी चली जाती। राइट बेटा जी। एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव में दोनों में होता है वो। ये स्पीड टाइम ग्राफ। अब आ जाता है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में 2 पॉइंट याद रखने आपने, जितनी भी डेरिवेशन है वो इन 2 पॉइंट के ऊपर जो यहाँ है कि प्रोजेक्टाइल में अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें, कहेंगे एयर निग्लिजिबल, तो ये याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होता है, और एक्सेलरेशन कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कोई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं है हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्टेज द सेम, और वर्टिकल फोर्स है ग्रेविटी, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन भी 0 नहीं है, वो -g। तो प्रोजेक्टाइल में वो -g लेना, राइट। वर्टिकल एक्सेलरेशन -g और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0। तो देखिए ये आगे ना 4 डेरिवेशन है, मैंने हर एक की जगह ये किया है। पूरे प्रोजेक्टाइल में वर्टिकल एक्सेलरेशन आपने हर जगह -g रखा, वर्टिकल एक्सेलरेशन आपने -g ले, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 लेना है, वर्टिकल एक्सेलरेशन आपने, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 लिया तो ये सा गया, तो सिर्फ ये बच गया, राइट। तो सब डेरिवेशन इस बेस पर। प्रोजेक्टाइल में ये 2 पॉइंट आपने याद रखना है। फिर रिपीट कर रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है, और यानी जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है फाइनल तक वही रहती। तो देखें ये है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जितनी शुरू में थी u cos थीटा, u cos थीटा, u था ना, तो हॉरिजॉन्टल u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, वो एंड तक उतनी। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर जाते हुए एरो छोटे हो रहे हैं, नीचे आते हुए बड़े हो रहे हैं, वो इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। और हाईएस्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, वहां वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है और हॉरिजॉन्टल हो जाती है वेलोसिटी। इसके अलावा जो प्रोजेक्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहूंगा वो आप रट लें, याद कर लें, कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को हाइट से फेंकें, इस वेलोसिटी u हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, तो उसका वर्टिकल डिस्टेंस y है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, तो ये याद करो। वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x होगा u टाइम्स c, और वर्टिकल डिस्टेंस हाफ g t स्क्वायर। ये इसकी डेरिवेशन है, लेकिन ये आप याद कर लें, ये 2 फॉर्मूले एग्जाम में हंड्रेड्स ऑफ टाइम यूज हुए, राइट। अगर वो आपसे कहीं पूछ ले कि ए से बी पॉइंट आने में डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। राइट बेटा जी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, कि कभी भी वो आपको ये कहे कि किसी भी प्रोजेक्टाइल में पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है,
तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना। ये हमने वेक्टर्स में भी किया था। एंगल, ये वेक्टर्स में भी हमने डिस्कस किया था। वो जहां एफ था ना, बस वहां वी लिख दिया। बेटा किसी भी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल पे वो वेलोसिटी फाइंड को करने को है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले ले, राइट। और एंगल फाइंड करने को कहे तो tan। विल यू रिमेंबर? अब आ जाते हैं डायनामिक्स में, फोर्सेस। बेटा फोर्सेस में फोर्स की डेफिनेशन आपको आएगी तो आपने रेट और चेंज ऑफ मोमेंटम करनी, पुश और पुल नहीं कहना, राइट। फोर्स में न्यूटन लॉ कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगेगी तो वो जैसा वैसा रहेगा, स्टेट में रेस्ट में रहेगा, रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वही मूव करता रहेगा। अब कौन सी फोर्स ना लगे? फोर्स अनबैलेंस फोर्स। बेटा अनबैलेंस फोर्स कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स को, नेट फोर्स को, इंपल्सिव फोर्स। ये अनबैलेंस फोर्स के ये चार नाम है, वो याद रखें। अच्छा, जब के ना कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रही तो इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इसलिए आपका, मुझे लगता है कि कभी ऐसा पेपर नहीं आया जिसमें टेंशन ना हो। मैं दोनों पेपर की बात करूं, P1 P2 में कोई भी कभी ये क्वेश्चन आएगा ये वाला। जब भी वो कहना है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है या वो बिल्कुल रेस्ट पर है तो उसका मतलब उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस कैंसिल हो रही। जितनी फोर्स राइट की तरफ है उतनी लेफ्ट, जितनी अपवर्ड है उतनी डाउनवर्ड हो, ये याद रखें, ठीक है। अच्छा, और इसकी रीजन इनर्शिया है। इनर्शिया इनर्ट से निकला है, रिएक्शन नहीं करती, जैसी वैसी रहती। तो इनर्शिया का मतलब ये ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा रहेगा। तो कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी में खुद ब खुद चेंज नहीं लाता, इसे कहते हैं इनर्शिया। और वो मैस इज मेजर ऑफ एनर्जी। फिर न्यूटन का सेकंड लॉ है कि अनबैलेंस फोर्स लगेगी तो ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। एक्सेलरेशन इज रेशियो ऑफ एफ ओवर एम, और एफ इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला यहां से बनता है। बेटा एक बहुत बड़ी गलती हम कई दफा करते हैं, एफ को फोर्स नहीं समझते। ऑलवेज कंसीडर रिजल्टेंट, राइट। रिजल्टेंट फोर्स कौन सी होती है? इन अदर वर्ड अनबैलेंस फोर्स, नेट फोर्स, इंपल्सिव फोर्स भी कहते हैं, राइट बेटा जी। एफ इज इक्वल टू एम ए से ही निकला है, एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, वो इसी से ही निकला है। तो एफ इज इक्वल टू एम ए में रिजल्टेंट एफ को फोर्स नहीं रिजल्टेंट फोर्स लेनी है। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस हैं तो एफ की जगह लेंगे तो बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर दें। अच्छा, ये वाली एग्जांपल एक देख लें कि बड़ी फोर्स बैकवर्ड है और ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो इसका मतलब स्पीड कम होगी। तो यहां जब हम वो रिजल्टेंट फोर्स ले रहे होंगे ना, बड़ी फोर्स में से छोटी, तो क्योंकि वो मूवमेंट के ऑपोजिट है तो नेगेटिव में लेंगे तो क्वेश्चन ठीक आएगा। मास इज 0.2 और एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर, वो उसने इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी फाइनल, तो एक्सेलरेशन की जगह हम रख देंगे फाइनल माइनस इनिशियल की जगह उसकी वैल्यू ओवर टाइम की जगह उसकी वैल्यू। तो बाकी सोल्व करना, तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर्मूलाज में आपने डायरेक्शन को गौर करना है, उसके साथ साइन। अब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो याद रखना है कि इंक्लाइन सरफेस से ऊपर नीचे आ रहा है तो नीचे लाने वाली फोर्स विल बी mg sin थीटा। तो रिजल्टेंट फोर्स इस पे लगाएंगे तो ये फ्रिक्शनल फोर्स भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, mg जो 0.2 दिया हुआ है, g 9.81 है, एंगल 30 दिया है, साइन 30 डिग्री में से फ्रिक्शन को, ऑपोजिट फोर्स को माइनस कर देंगे, माइनस पैस दिए तो एक्सेलरेशन फाइंड कर देंगे, राइट बेटा जी। दिस इज हाउ यू वुड सोल्व इट। तो वो आपने ज़हन में रखना, क्लियर? Yes, sir. ओके। अच्छा बेटा जी, न्यूटन के थर्ड लॉ में आ जाएंगे। न्यूटन का थर्ड लॉ में याद रखने कि आपने वो नहीं लिखना है, पास की डेफिनेशन आती है, आप आपने ये नहीं लिखना, आपने लिखना है व्हेन अ बॉडी अप्लाइज अ फोर्स ऑन बॉडी बी एट द सेम टाइम, एक नंबर इसका है, द बॉडी बी विल अप्लाई, विल नहीं आना चाहिए क्योंकि विल तो होता है फ्यूचर में, बाद में, अप्लाइज एन इक्वल बट ऑपोजिट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट और बॉडी ए, राइट। इसमें आपने याद रखना न्यूटन थर्ड लॉ में दो बॉडीज जो एक्शन करेगी, पहली बॉडी दूसरे पर तो दूसरी पहली पर ही लगाएगी, कोई थर्ड ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। अगर ए बी पर एक्शन करेगा तो रिएक्शन भी बी ए पे करेगा, यदि अर्थ मून पे करेगा तो पे करेगा। अब
बुक टेबल पे करिए, टेबल बुक पे। लेकिन अगर अर्थ बुक पे कर रही है, अर्थ बुक पे फोर्स लगा रही है, तो रिएक्शन में बुक भी अर्थ पे ही लगाएगी, यानी कोई थर्ड ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं करना, थर्ड ऑब्जेक्ट, राइट। तो जब भी आपने एक्शन और रिएक्शन को डिस्कस करना है, तो वो दो ऑब्जेक्ट ही आपस में एक्शन और रिएक्शन लगाएंगे, नो थर्ड वो ऑब्जेक्ट विल बी। मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, इसकी दो यूनिट होते हैं, केजी मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड। यूनिट को रिस्पेक्ट देनी, सम टाइम वो 12 न्यूटन सेकंड ही देते हैं। और वो बच्चा जो यूनिट का ध्यान नहीं रखेगा, वो मिस्टेक कर सकता है, ये 12 न्यूटन सेकंड क्या क्वांटिटी है और क्या फॉर्मूला यूज कर, राइट। अच्छा बेटा जी, यूनिट स्टैंडर्ड होनी चाहिए। इसमें ना एक क्वांटिटी है इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज इन मोमेंटम का एक फॉर्मूला है एम इंटू वी माइनस, एक फोर्स इंटू टाइम है, और एक फॉर्मूला जैसे वेलोसिटी का होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम का साइन पी होता है, वो पावर के लिए भी होता है स्मॉल, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए पी लिखना चाहिए, हम बार बार लिखते नहीं है। लगाना, ओके, राइट बेटा जी। ये मोमेंटम के फॉर्मूले, और मोमेंटम के फॉर्मूले में, और जब भी दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। अच्छा यहाँ ना मैंने अगर आपको आप वो बेटा लेट मी टेल, उसके विदाउट गुजारा। अच्छा इस फॉर्मूले में और ये इंपल्स वाले फॉर्मूले में एक बात को जेहन में बार बार रखना है, जब भी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, तो आपने डायरेक्शन चेंज होने से साइन चेंज नेगेटिव में करना है, राइट। सिमिलरली, और ये वाला फॉर्मूला हम कहाँ लगाएंगे, जब भी दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करें या ब्लास्ट करें, जब भी कोलिजन या ब्लास्ट होगा, तो तब आपने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, राइट। तो इसमें भी ये याद रखना है कि जब एक डायरेक्शन में थे सारे, वी विल कीप इट एज इट इज। लेकिन अगर किसी की डायरेक्शन चेंज हो गई है, ऑपोजिट हो गया है, तो आपने ब्रैकेट में माइनस, लेकिन आपने फॉर्मूले को चेंज, सिमिलरली एक्सप्रेशन का फॉर्मूला v माइनस q बटी, राइट। चाहे वो नेगेटिव एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला नहीं चेंज होगा। आपने कोई क्वांटिटी नेगेटिव हो गई है, तो उसकी जगह ब्रैकेट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए माइनस लगा, राइट। याद रहेगा आप लोगों को। अच्छा बेटा जी, अब ना ग्राफ में भी यहाँ पे यार में टोटल मोमेंटम बिफोर इज शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फ्लाइंग। तो इनिशियल मोमेंटम दोनों का 10 और -7 था। अगर बाद में एक का 6 है और दूसरे का 5 है, तो 10 प्लस माइनस शुड बी इक्वल टू 6 प्लस, तो यहाँ से फाइंड कर लें, यानी यही बेसिक फॉर्मूला है, वो आपने चेंज नहीं करना, राइट बेटा जी। अब कुलयन में इनइलास्टिक कुलयन जब भी होगी, तो वो ये है। इलास्टिक कुलयन है तो ये दो फॉर्मूले यूज करने, और आपने इसको पहले प्रेफर करना है, तो वही है ना कंजर्वेशन मोमेंटम, और एक ह्यूमन वाला पहले आया, और अगर आप ध्यान से पहले ये यहाँ बीच में वन वाला पहले relative speed of approach, and this is relative speed of tapering। ये इसकी डेरिवेशन थी साइड पर, अभी तो डेरिवेशन ही हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला इलास्टिक कुलयन में आपने यूज करना है। और पहले ये आपके बहुत से क्वेश्चंस, आपके टाइम बच जाएगा, ये याद रखें। अब एक ना आपने ये ध्यान में रखना है, जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराए और वो जुड़ जाए, ये कभी भी इलास्टिक नहीं होगा, इनइलास्टिक होगा, राइट। और एक और बात, कि जब भी दो ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल सेम ऑब्जेक्ट है, मैच सेम है, उनमें इलास्टिक कोलिजन होगी ना, उनकी वेलोसिटी, तो आपको ये बात याद, राइट, कि जो पहले
जो दूसरे की रिपोर्ट फाइनल हो जाता है, राइट। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जब भी कोई एक्सप्लोजन होता है एक चीज के दो पार्ट्स होते हैं, तो ये याद रखना है दोनों के मोमेंटम इक्वल होंगे, दोनों पार्ट। अब इसमें याद रखना है कि अगर उन दोनों के मैसेज भी इक्वल हैं तो फिर उनकी वेलोसिटी भी इक्वल होगी, लेकिन ऑपोजिट, एक के प्लस 7 प्लस और दूसरे माइनस, तो ऑपोजिट डायरेक्शन, एक राइट जाएगा एक लेफ्ट जाएगा। लेकिन अगर मैसेज इक्वल नहीं है तो मैथ ज्यादा राइट, जिसका मैथ अगर मैथ एक दो तो याद यानी जितने टाइम मैथ ज्यादा, लेकिन ऑपोजिट, एक की क्लास में पहुंचे तो दूसरे की नेगेटिव, एक की नेगेटिव है तो दूसरे की पॉजिटिव, राइट। क्लियर बेटा जी। अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू डायमेंशनल करना है, टू डायमेंशन में, तो कंपोनेंट उनमें यूजुअली हमने देखा है कि वो पहले वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है या वर्टिकली कर रहा हो। आफ्टर कोलिजन आपने कंपोनेंट बनाने हैं और कंपोनेंट ऐसे बनाने हैं कि मोमेंटम के हर मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है मोमेंटम, उस मोमेंटम को आपने cos थीटा से, एंगल के एडजेसेंट है वो cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट sin, ठीक है। इसी तरह नीचे वाले मोमेंटम m2v, खाली वेलोसिटी के नहीं मोमेंटम के कंपोनेंट बनाने हैं, m2v2 के साथ cos थीटा, m2v2 के साथ sin थीटा, राइट बेटा जी। तो आपने एक मर्तबा टू डायमेंशन में आपने लगाना है, तो ये दो मतलब हॉरिजॉन्टल, total initial horizontal momentum will be equal to final horizontal momentum। तो इनिशियल इस केस में हॉरिजॉन्टल मोमेंटम तो इसी का ही था, यही मूव कर रहा था इनिशियल, ये तो रेस्ट पे था, तो उसका, और फाइनल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम क्या होगा, इन दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड कर दी, राइट। और ये बहुत मतलब इक्वेशन में आया हुआ है। वर्टिकली देखेंगे तो शुरू में तो ये दोनों ऑब्जेक्ट सिनेरियो में कोई वर्टिकल था ही नहीं, लेकिन बेटा अब वो चेंज करके भी देख सकते, वो हो सकता ऑब्जेक्ट वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल जीरो रख देना था और वर्टिकल की जगह वो वाला मोमेंटम, और यहाँ क्योंकि हॉरिजॉन्टल था इनिशियल तो उसकी जगह वैल्यू थी और वर्टिकल की जगह जीरो रख दिया, ये उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। और मुझे लगता है ये मैंने साइड पे इक्वेशन सोल्व भी किया। अच्छा, इन दोनों में वो हॉरिजॉन्टल था, तो अब वो चेंज करके क्या कर सकता है, कभी कभी वो ऊपर से वर्टिकली भी फेंक सकता है कि एक ऑब्जेक्ट कौन सा है, लाइक इन सिनेरियो वो ये कर देगा कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को कोलाइड करता है, ठीक है, और वो वर्टिकली आ रहा था, दिस इज m1 विद स्पीड u1, दिस इज m2, उसकी स्पीड हो भी सकती है, रेस्ट भी हो सकता है, अगर रेस्ट है तो u2 विल बी इक्वल टू 0। तो तब ना आपने क्या कर देना है कि एक हॉरिजॉन्टली है और एक वर्टिकली में जब डायरेक्शन बनाएंगे ना आपने, तो हॉरिजॉन्टल इनिशियल 0 ले लेना, क्योंकि इसमें कोई भी चीज शुरू में हॉरिजॉन्टल नहीं कर रही, और बाद में आपके जो भी कंपोनेंट बनेंगे, मैं तो अभी ऐसे लिख देता हूँ, वो हॉरिजॉन्टल वाले हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक का राइट एक का लेफ्ट, जो लेफ्ट में जाएगा उसके साथ आप माइनस लिख देना, क्या। और वर्टिकली के लिए वही कर देंगे, जैसे वर्टिकल की एग्जांपल यही देखें कि वर्टिकल में यहाँ इनिशियल वर्टिकल कॉर्नर 0 था, तो बाद में वर्टिकल कंपोनेंट एक का ऊपर जा रहा था एक का नीचे जा रहा था, तो जो ऊपर वाला और नीचे वाले को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर वाला आपने पॉजिटिव लिया है तो नीचे वाले के साथ आपने खुद ही नेगेटिव, राइट। तो आगे इक्वेशन को, इन दो इक्वेशन को आप इसी फॉर्म में यूज कर लें या थोड़ा सा ये नेगेटिव को उधर लेके सिंप्लीफाई कर लें, साइमल्टेनियसली सोल्व कर लें, तो ऐसे कई क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट बेटा जी। बेटा अभी के लिए इतना ही, मे बी मैं रात को थोड़ा लेट नाइट आपके लिए दोबारा क्लास में स्टार्ट करूं,